की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमाई उपस्थिति में रविंद्र भवन भोपाल में आयोजित मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 के तहत प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को मजबूत करने की दिशा में कई अहम पहल की गई हैं। कार्यक्रम के दौरान लघु एवं मध्य उद्योग विभाग के साथ 4 महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 170 से अधिक स्टार्टअप्स को हित लाभ प्रदान किए। वहीं मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत 21 स्टार्टअप्स को 8 करोड़ से अधिक की ऋण राशि वितरित की गई है। मुख्यमंत्री ने नवाचार को बढ़ावा देने वाले विभिन्न स्टार्टअप्स को सम्मानित भी किया और युवाओं को नए विचारों के साथ आगे आने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में राज्य भर से आए स्टार्टअप्स उद्यमियों, निवेशकों और विशेषज्ञों ने भाग लिया। इस अवसर पर मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश स्टार्टअप समिट 2026 से प्रदेश में नवाचार, निवेश और रोजगार सृजन को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। जी, इस अवसर पर माननीय सीएस अनुराग जी, राघवेंद्र जी, हमारे सभी स्वनाम धन्य विनीत राय जी, अंकित अग्रवाल जी, डॉक्टर अंजू गुप्ता जी, अनुराग असाटी जी, अनुभव दुबे जी, सुश्री अदिति चौरसिया जी, डॉक्टर मयूर सेठी जी, महावीर प्रताप शर्मा जी, खुशवंत जैन जी, प्रदीप करमबेलकर जी, आनंद सकलेचा जी, डॉक्टर अभय सिन्हा जी, सुश्री अर्चना जहांगीरदार, दिलीप कृष्णन जी, सावन लड्डा जी, मनीष दबकरा जी, सुश्री शाना चौहान जी और इस सभागार में मौजूद सभी स्वनाम धन्य महत्वपूर्ण हस्तीगण, आप सबको नमस्कार कर रहा हूं, आपको प्रणाम कर रहा हूं, अभिनंदन कर रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जयंती का शुभ अवसर और इस अवसर पर हमारी प्रतिभाओं के बलबूते पर देश और दुनिया में भारत का मान सम्मान बढ़ाने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार के स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए जो समिट का आयोजन किया गया, मैं माननीय मंत्री चैतन्य कश्यप जी और हमारी सरकार के सभी लोगों को आपके साथ बधाई देता हूं। 2 दिन का ये हमारा एक तरह से मेला वाकई अद्भुत है और खास करके युवा साथियों के द्वारा इस समिट में जिस प्रकार से देश के दिल मध्य प्रदेश में अपनी प्रतिभाओं के प्रदर्शन का अवसर लेकर के ये गौरवान्वित करने का मौका दिया। झीलों की नगरी, वीरों की, महावीरों की अलग अलग प्रकार से मध्य प्रदेश की अतीत की गौरवशाली विरासत की लंबी श्रृंखला है। ऐसे स्थान पर आकर के मैं आज के इस अवसर पर उद्यमिता, व्यापार, नवाचार ये मध्य प्रदेश के संस्कार में है। मैं आप सबका पुनः स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपको बधाई देता हूं। भारत में 6 करोड़ से अधिक एमएसएमई है जो देश की जीडीपी में लगभग 30% योगदान देते हैं, कुल निर्यात में 45% की हिस्सेदारी रखते हैं और यही कारण है कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत चौथी आर्थिक शक्ति बना है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से आप सबको भी बधाई देता हूं। अपनी क्षमता, योग्यता के बलबूते पर आज भारत ने मुकाम हासिल किया। इसमें हम सब के साथ आप सबकी इस प्रकार की कुशाग्र बुद्धि वाले तमाम स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के देश भर के सभी लोगों का योगदान है। मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो सच में मैं अतीत के वो कुछ घटनाक्रम भी याद करते देख रहा हूं। आपको अंदाजा होगा इस बात का, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए सर जगदीश चंद्र बसु। उनका अपना नाम, उनके अपने काम और उनकी अपनी सोच। यद्यपि ये बात सही है कि सर जगदीश चंद्र बसु को हमारी अपनी पौधों की संवेदनशीलता के बलबूते पर उनको स्वयं को भी इसमें पुरस्कार मिला था कि हाँ, हमारे पौधों में भी प्राण होते हैं, पौधों के अंदर भी जान होती है और पौधे जहर को महसूस करके पीछे हटते हैं और वो कैस्ट्रोग्राफी के माध्यम से
वर्तमान के उस नए यंत्र के माध्यम से 10,000 गुना ज्यादा आवृत्ति से, क्योंकि पौधों की डेवलपमेंट बहुत स्लो होती है, आंखों के सामने पकड़ना मुश्किल जाता है, लेकिन कैस्टोग्राफी के माध्यम से जगदीश चंद्र बसु जी ने इसको सिद्ध, इतना ही नहीं था, इसके अलावा भी उनके माध्यम से रेडियो तरंगों के लिए खास करके ये जो माइक्रोवेव का जो कलकत्ता के अंदर टाउन हॉल में उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया, बाद में मार्कोनी ने उसको अपने पास रखते हुए बाद में नोबेल पुरस्कार भी लिया, लेकिन ये मूल योगदान अगर किसी का था तो जगदीश चंद्र बसु जी का था। काल केवल इतना ही रहा कि अपने स्टार्टअप के आधार पर वो इस चीज को, उनकी जो अंतर था सोचने का, उसके कारण से हमारी प्रतिभा को हमारे लोगों ने, एक नहीं उनके किए गए काम को दो लोगों ने, सेमीकंडक्टर के आविष्कार के माध्यम से भी अगर पुरस्कार मिला तो उसके जनक भी वही थे। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, अतीत की इन घटनाओं के बाद भी, आजादी के बाद स्वतंत्र सत्ताओं ने इसमें नजरअंदाजी की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अब देश बदल रहा। जोरदार अभिनंदन माननीय नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके माध्यम से हमारे सभी प्रकार की रिसर्च को प्रोत्साहन देते हुए, स्टार्टअप को प्रोत्साहन देने के लिए 2022 में मध्य प्रदेश में इंदौर से एक पोर्टल के माध्यम से, पहले हमारा विभाग भी इसके मामले में सरकार के लिए जो मूल काम थे वो अपने जन उपयोगी, जनहितैषी, लोक कल्याणकारी, जनहितैषी योजनाओं में, हितग्राही योजनाओं में काम करते थे। लेकिन बदलते दौर में इन सब की आवश्यकता है। और कितना अच्छा लगता आज हम जब प्रदर्शनी का उद्घाटन करने गए और क्या क्या कैसे कैसे प्रकार के हमारे युवाओं ने स्टार्टअप दिए। अब बताओ, पान की दुकान पे पान खाने की जरूरत नहीं, इतना अच्छा स्टार्टअप तो मैं यही देखता हूं। एक लौंग को लपेट के पान का सारा टेस्ट दे दिया, बोले लौंग खा लो तो पान खा लिया। कितना बढ़िया आइटम, ये तो यही मिल सकता, कितना अच्छा तरीका। मैंने तो 2-3 लौंग जेब में लेके आया कि ये अच्छा घर वालों को भी खिला के दिखाऊंगा। ये हमारे बच्चों की कल्पनाशीलता की कितने अच्छे प्रमाण है। ऐसे एक नहीं कितने प्रकार से है। जब देख रहे थे कि हमने ये, हम तो सब परेशान है पर्यावरण में प्रदूषण के कारण से, सीएसबी और हम भी, वो एक स्टार्टअप में एक मशीन बनाई। मशीन में ईवी के माध्यम से, एक तरह से छोटा ट्रैक्टर है, 1 एकड़ फसल चाहे गेहूं हो चना हो केवल 10 रुपए में काटेगा 1 घंटे के अंदर। वो मशीन चलाएगा, बैटरी चार्ज रहेगी, आराम से फसल कट जाएगी। और मालूम पड़ा कि ज्यादा एकड़ ज्यादा जमीन हो तो एक बैटरी स्पेयर में रख लो। अब ये कितने छोटे छोटे चीजों में काम निपट रही, जब इसके कारण से वो जो हमारी नरवाई जलाने की जो संकट रहती है वो नीचे जड़ से ही काट देगा। तो अपने आप एक नहीं, मैं बहुत सारे उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन वाकई ये आज के इस दौर में इसी बात की आवश्यकता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता, कई सारे मित्रों को हमने पुरस्कार भी दिए, सम्मानित भी किए। और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार भी, जब से हमारी सरकार का गठन हुआ है, हम सब इन सारी बातों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जीवन की मूलभूत सुविधाओं के साथ साथ हमको इस प्रकार के नवाचारों को भी प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है। और भारत को आर्थिक रूप से संपन्न बनाने के लिए हमारे इसी ही सब प्रकार के संवर्धन से प्रोग्राम को हासिल करते हुए आज 4थे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बना है, बहुत जल्दी 3रे नंबर की बनेगा और आने वाले समय में भारत नंबर 1 का बनेगा। मेरी अपनी ओर से पूरे आयोजन के प्रति बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य अतिथि में कुशाभाऊ ठाकरे सभागार भोपाल में बता दें कि अबुझ मध्य प्रदेश अभियान का राज्य स्तरीय शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अभियान का उद्देश्य ग्रामीण विकास को गति देना और गांवों को आत्मनिर्भर बनाकर प्रदेश के विकास को सुनिश्चित करना है। शुभारंभ अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों का सशक्तिकरण ही प्रदेश की प्रगति की आधारशिला है। सरकार पंचायतों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को केंद्र में रखकर विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि यह अभियान गांवों में शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करेगा। कार्यक्रम में ग्रामीण विकास, स्वच्छता, आजीविका और सामाजिक सहभागिता से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गई। अधिकारियों को योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और जन भागीदारी बढ़ाने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर मंत्रीगण, जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
और इसके साथ ही अभियान की शुरुआत जो है सीएम मोहन यादव ने ये लॉन्च किया है और यहाँ अन्य गणमान्य लोग भी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे हैं। और इसके साथ ही ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां बता दें कि सीएम मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया है और यहाँ तमाम लोगों ने शिरकत की और ये विकास को नई गति देता हुआ नजर आएगा। जहां बता दें कि सीएम मोहन यादव ने यहां अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर इसका शुभारंभ किया और इसके साथ ही यहां बता दें कि अन्य गणमान्य लोग, जनप्रतिनिधि और सभी ने यहां अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। अभियान के शुभारंभ के अवसर पर मैं आप सबका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। मंच पर विराजमान उपाध्यक्ष जन अभियान परिषद श्रीमान मोहन यादव जी, हमारे एसीएस श्रीमान अनुपम राजन जी, श्री संजय शुक्ला जी, इस अवसर पर बकुल लाल जी और आप सब स्वामी विवेकानंद जी जयंती के अवसर ये जो आपने कार्यक्रम बनाया, खासकर ग्रामोदय से अभ्युदय तक, सच में ये कल्पना ही बहुत सुंदर है। और इस भावना के आधार पर प्रदेश भर से अलग अलग युवाओं को ला करके जोड़ करके हमारे गांव-गांव के अंदर वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश करवट बदल रहा है। अतीत के काल में हमारे देश के अंदर आजादी के बाद जिन जिन चीजों पे गर्व हो सकता था, जिन जिन चीजों के माध्यम से देश की दुनिया भर में एक अलग छवि बनती, हमारी क्षमता, योग्यता, प्रतिभा से देश की अलग प्रकार की अवस्था आती, लेकिन अतीत के घटनाक्रम में इसको अवॉइड करने का प्रयास किया और उसका दुष्परिणाम देश ने भोगा। हमारे अलावा भी देश में और कई देश थे जो देश की आजादी के आसपास ही आजाद हुए, लेकिन आजादी के संघर्ष में सर्वाधिक रूप से ये युवा दिवस भी है। इसलिए मैं स्मरण करना चाहूंगा कि हमारे देश के अंदर देश की आजादी के लिए युवाओं ने मदनलाल धिंगरा, कहां जलियांवाला कांड हुआ और उसका बदला लेने के लिए इंग्लैंड तक जाकर के उन्होंने उस सैंडर्स का वध करके अपना प्रतिकार दिया। स्वामी विवेकानंद की प्रेरणा से ही देश के कई युवाओं ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस आईसीएस की परीक्षा पास करके उसको लात मार करके देश की आजादी के लिए अपना स्वयं पूरा जीवन देश में लगाया। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और तमाम वो युवा क्रांतिकारी 1857 से लेकर के 1947 तक थे। और उसके पहले अतीत के कालक्रम में मुझे इस बात की कष्ट भी है, परेशानी भी है और आप भी महसूस करेंगे, आधुनिक संचार साधनों का लाभ लेकर के कहां तो ये होना चाहिए था कि 47 में देश आजाद होता, ऐसे में हमारे सभी युवाओं सहित उस संघर्ष के काल की फिल्में बनती, उसको जनता के सामने लाते, लोक रंजन के माध्यम से देश भर में देशभक्ति का माहौल बनता। लेकिन दुर्भाग्य से आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने केवल अपने ढंग से, जिस ढंग से देश के अंदर अतीत को भुलाने का पाप किया, बड़ा कठिन दौर था, लेकिन अतीत के अंदर जिन युवाओं ने योगदान दिया उनके लिए कोई उल्लेखनीय अलग प्रकार का माहौल नहीं बनाया गया। वो तो भला हो मनोज कुमार का, जिसने उपकार, शहीद, क्रांति ऐसे कई प्रकार की फिल्में अपने बलबूते पे बना करके देश के अंदर एक देशभक्ति का माहौल बनाए रखा। और उसी के समानांतर आप देखो, हमारा बगल का देश जापान परमाणु शक्ति के कारण अमेरिका के बम विस्फोट से उसका एक तरह से दोबारा जीवन हुआ। आज जापान कहां से कहां खड़ा हो गया। और हमारे बाद का आजाद होने वाला इजराइल अपने देश के युवाओं के भरोसे दुनिया के सामने 3 सर्वाधिक शक्ति संपन्न देश जो अपने देश के विरोधियों से या आतंकवादियों से निपटने में उनके घर में जाकर मारने की हिम्मत रखते हैं, ऐसा इजराइल देश भी हमारे सामने उदाहरण है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये तीसरा देश माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में
भारत भी बना है जिसने अपने दुश्मनों से निपटने के लिए पाकिस्तान में इसको घर में घुस के मारकर हमारे देश का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, आर्थिक रूप से ताकत संपन्न किया और वो सारे घटनाक्रम किए। इसीलिए गांव-गांव के अंदर ग्रामोदय से अभ्युदय तक हम केवल सड़क, बिजली, पानी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं, देश के स्वाभिमान के लिए, देश की सांस्कृतिक विरासत पे गर्व करने के प्रत्येक अवसर को सामने रख करके हमारा जीवन आदर्श बने, जीवन के साथ भारत की विरासत को दुनिया के रूप में स्थापित करें, दुनिया के सामने उसको ले जाए। इसलिए आज मैं इसको भी स्मरण करना चाहूंगा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितने प्रकार से काम किए और अभी तक लगातार कर रहे हैं। एक तरफ वो सभी युवाओं के लिए उनका जीवन बेहतर बने तो सभी नवाचार करते हैं, उसमें भी काम कर रहे हैं। और विरासत के मामले में 1947 में देश आजाद हुआ, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करने के प्रयास 1000 साल पहले हुए थे, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल के माध्यम से सोमनाथ का मंदिर, हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में सर्वाधिक आदर का मंदिर, आज वो चट्टान की तरह सीना तान करके दुनिया के सामने मिटाने वाले मिट गए, लेकिन सोमनाथ की ध्वजा लहरा रही है, वो आनंद सबको दे रहे हैं। इसलिए उस सोमनाथ के घटनाओं को उनको देश न भूले, दुनिया के सामने वो बर्बरता वापस लाने के लिए ये कट्टरवादी मानसिकता के खिलाफ हमारी सर्व समाज को लिए साथ आगे है बढ़ते जाना की भावना के आधार पर देश की अपनी अंदर की अच्छाइयों को सामने लाने के लिए आज मोदी जी सौराष्ट्र के अंदर 1 साल का पूरा कार्यक्रम सोमनाथ के आधार पर मनाने जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे लिए सौभाग्य की बात, अयोध्या में भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। ये हमारे विरासत से हमारे विकास की तरफ बढ़ने वाले कदम के उत्तम मापदंड है कि हम अतीत के गौरवशाली पक्ष में एक बहुसंख्यक समाज की भावनाओं का सम्मान कराते हुए न्यायालय के निर्णय को लागू करा करके सरकार के अंदर लोकतंत्र की सच्ची भावना को पुनर्स्थापित करने का जो प्रयास माननीय मोदी जी के माध्यम से चल रहा है। जन अभियान परिषद शासन की और समाज के बीच की दूरी है, दोनों के बीच में काम करने का, समाज को भी प्रेरित करना और सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना। इसलिए उम्मीद करता हूं ये ग्रामोदय से अभ्युदय की भावना निश्चित रूप से बलवती होगी। मेरी अपनी ओर से आप सबको अभिनंदन, वंदन। थोड़ा विनम्रता के साथ मेरे आज अत्यंत कठिनाई थी माननीय अध्यक्ष जी, और हमने ये निर्णय किया था कि हम अपने बिना ही आपका कार्यक्रम चलेगा, क्योंकि जन अभियान है तो चलना ही चाहिए और स्वामी विवेकानंद जी तो क्यों नहीं चलना चाहिए, लेकिन माननीय नागर जी का आग्रह था कि नहीं आपको जरूर आना चाहिए। इसलिए उनका आग्रह को कैसे ठुकरा सकते थे, थोड़ा समय देके जरूर आए, लेकिन आपका पूरा कार्यक्रम पूरे आनंद से मनेगा। जो जो तय है वो सब करना, हमारी तरफ से शुभकामना है, बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। शाजापुर पुलिस ने चाइना रोड डोर के उपयोग, बिक्री, भंडार और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी कड़ा निर्देश जारी किया है। यह कदम बता दें कि डोर से होने वाली दुर्घटना और जनहानि की आशंका को देखते हुए उठाया गया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार डोर बता दें कि आम जन के लिए गंभीर खतरा साबित हो सकती है, जिससे पहले भी कई हादसे सामने आ चुके हैं। प्रतिबंध के बावजूद यदि कोई व्यक्ति डोर का उपयोग या कारोबार करता पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस को अंतर्राष्ट्रीय साइबर ठगी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। ग्वालियर पुलिस ने एक अंतर्राष्ट्रीय साइबर फ्रॉड गिरोह के मैनेजर को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार इस नेटवर्क के तार चीन और नाइजीरिया से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस अधिकारियों ने बताया है कि आरोपी साइबर ठगी से प्राप्त धन के लेन देन और मैनेजमेंट का काम संभालता था। जांच में सामने आया है कि यह गिरोह ऑनलाइन ठगी, फर्जी निवेश योजनाओं और डिजिटल फ्रॉड के जरिए देश विदेश के लोगों को निशाना बनाते थे। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ शुरू कर दी है। जांच के दौरान बैंक खाते, डिजिटल लेन देन और अंतर्राष्ट्रीय लिंक से जुड़े अहम सबूत जुटाए गए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इस गिरफ्तारी से पूरे साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा हो सकेगा। पुलिस प्रशासन ने आम लोगों से ऑनलाइन लेन देन और निवेश के दौरान सतर्क रहने की अपील की है।
और इसके साथ ही बता दें कि यहां साइबर ठगी का भांडाफोड़ किया गया है, यहां गिरफ्तार किया गया और इसके साथ ही पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। और इसके साथ ही बता दें कि देश विदेश से यहां लोगों को निशाना बनाया जाता था और उसके जरिए से ठगी की जाती थी। इसके साथ ही पुलिस ने पूरे मामले पर भांडाफोड़ करते हुए इनकी गिरफ्तारी की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर में सुबह मां कृष्ण पक्ष दशमी के अवसर पर भस्म आरती के दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु यहां देखने को मिले। तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर में भक्तों की लंबी कतारें देखने को मिली। भस्म आरती के दौरान भगवान महाकाल के अलौकिक श्रृंगार और मंत्रों से पूरा मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण में डूबा रहा। देश प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में से पहुंचे श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पूजा अर्चना की और सुख समृद्धि की कामना की। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और पुलिस द्वारा सुरक्षा एवं व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। दर्शन को सुचारू बनाए रखने के लिए प्रवेश और निकास मार्ग अलग अलग रखे और वहीं पर्याप्त संख्या में सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहे। फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही और ऐसे ही मध्य प्रदेश की तमाम खबरों को